तो सब कवक के बीच में एगो बैंक फसल है ना। चलिए किंगडम फंजाई के हम कुछ गुण को पहले समझेंगे। तो देखिएगा, परपोषी जीवों में फंजाई यानी कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। अब इसी को अंग्रेजी में तनका पढ़ लो तुम ही लोग पढ़ो, हम ना पढ़ेंगे, पढ़ो तो। दे परफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड पैलेस। ओकरे अंग्रेजी है कि दोसर के है जी? मारेंगे फट से कि मुंह फाड़ देंगे। अरे परपोषी जीवों में फंजाई कवक जीव का एक अद्भुत स्थान है। एक अलग लाइन कह रहा है कि कवक का एक बेहतर अद्भुत स्थान है पूरे परपोषी जीवों में। अद्भुत स्थान क्या है? तोरा कह देंगे कि सरल पाकल मैला तैला खाओ तो खाओगे? ये बेचारा अद्भुत इसलिए है कि जो चीज़ हम लोग नहीं कुछ कर सकते, हम लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसको बेचारा ये खा पी कर ख़त्म कर देता है। अगर ये न रहता तो सब चीज़ इसी पड़ल रह जाता, हमको चलने की जगह। तो जैसे कहते हैं कि सफाई कर्मचारी का एक अद्भुत स्थान है हमारे संस्थान में। आप इतने साफ सुथरा चिक्कन में बैठ कर पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे अच्छा रोल किसका है? उस सफाई कर्मचारी, डेली जो आती है महिला। सबसे पहले टीचर लोगों को गुड मॉर्निंग करो या नहीं करो, आशीर्वाद लो चाहे नहीं लो, लेकिन उनसे आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। क्या सोच बदलो, ये ना कहते हैं। और सब प्रधानमंत्री आया था तो उस समय लिखल रहता था, जिस चौराहे पर जाते आज से 10 साल पहले, तो लिखल रहता दीवार पर यहाँ पेशाब करना मना है। कहीं कहीं पर लिखल रहता, पटना उटना में जाते, गधे के पूत यहाँ मत स्लोगन लिखल रहता। यानी हर दीवार लाल पीला भेल रहता और ऊपर लिखल रहता दीवार पर पेशाब करना मना है। सब कुछ कर रहता था। अब देखो इस सरकार की सोच क्या बदली। ये जब आई तो हर जगह पर बायो टॉयलेट बना दिया और लिख दिया कृपया शौचालय का उपयोग करें, शौचालय 100 मीटर आगे है। सोच समझ लीजिए। अच्छा किसी को कस कर लगल हो, कितना देर रोक कर रखे, दीवार मिलेगा टान ही देगा, न टान देगा जी? है ये सब रोकने का चीज है जी? कोई पेशाब रोक सकता है? तो जो रोक नहीं सकता है तो हम जबरदस्ती दीवार पर सरकार लिख देगा यहाँ मना है, तो भाई जाएगा कहाँ जाएगा? उसको व्यवस्था दीजिए आप ना। और यहाँ देखिए लिख दिया हर चौराहे पे आपको मिलेगा, हर चौराहे हर गली में आपको मिलेगी कि यहाँ से 200 मीटर आगे शौचालय है, कृपया शौचालय का उपयोग करें, कृपया कूड़ेदानी का उपयोग करें। क्या हिंदी देखो, परपोषी जीवों में फंजाई कवक जीव का विशेष अद्भुत स्थान है। अद्भुत स्थान क्यों है? क्योंकि सड़े गले चीजों को पदार्थों को चक्रीकरण में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर यह नहीं रहे तो कोई पदार्थ का चक्रीकरण नहीं हो सकता है। कहता है कि दे परफर टू ग्रो, यानी यह विकास कर सकते हैं, विकसित होते हैं। ग्रो मतलब क्या? विकसित होना। इन वार्म यानी गर्मी, एंड ह्यूमिड यानी नमी, पैलेस मतलब स्थान, यह विकसित होंगे, वृद्धि करेंगे। किस स्थान पे? गर्म और नमी वाले स्थानों पे। कभी किसी को दिनायु नहीं हुआ है जी? गर्मी महीना में देखोगे तो किसी के जांघ के पास, कांख के पास जहाँ पसीना आता है नमी हो जाती है। और गर्मी का मौसम रहता है तो नमी और गर्मी में ऑटोमेटिक उसको दाद हो जाती है ना, खुजलाहट हो जाती है। तो खुजलाहट किसके कारण हो जा रहा है? कवक के कारण हो जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के कवक को देख रहे हैं। ये रोटी के पाव रोटी देखे हो ना, एक ऊपर भूरा भूरा दाग देखे हो, ये भी कवक के कारण। तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। देखिए वाटर में भी कवक होगा, एयर में भी कवक है, सॉइल में भी कवक है, प्लांट में देखो पत्ता पर चित्ती रोग देखे हो, ये भी किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। ये जानवर के देखो त्वचा पर छील दिया, ये भी किसके कारण? कवक के कारण। तुम पानी में जाते हो धान रोपने, पैर खुदर खुदर हो जाता है ना, किसके कारण? कवक के कारण होती है। आ गया बात समझ में? कवक कहाँ कहाँ रहेगा से? फंजाई विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी मतलब दुनिया के हर जगह पाया जाएगा। हवा, जल, मिट्टी, जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा
फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, तो कॉस्मोपोलिटन का मतलब हो जाएगा विश्वव्यापी। एंड ओकर्स इन, यह पाए जाएंगे एयर, वाटर, सोयल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर? अब थोड़ा समझ में आ रहा है? एक गर्म तथा नरम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। पहले बताए थे ना, वह लाइन अब आया, देखे ना, दे परफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। देखिए ये सब इराइजोइड्स है। यह किस पे? पाँव रोटी देखे हो ना, पाँव रोटी पे निकल रहा है। ये देखो सरसों के पत्ता है, उस पे चित्ती रोग बना रहा है। ये देखो पूरा ब्रेड को कैसा कर दिया, काला। खाने में मजा आएगा? ज़्यादा खा जाओगे तो तबीयतें खराब हो जाएगी। या एग्जाम्पल है, कौन कौन एग्जाम्पल है? ब्रेड मोल्ड, यही ब्रेड पर लगने वाला कौन चीज़ है? ब्रेड मोल्ड। ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, टेड स्टूल्स। बस ये 4 उदाहरण याद रखिए। कौन कौन? ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, टोड्स, स्टूल्स। कुछ फंगल यानी कुछ फंजाई या कुछ कवक, जैसे पेनिसिलियम, एक कवक है पेनिसिलियम, से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। हानिकारक न हमारा लिए जीवन रक्षक दवाई भी एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से बनाया जाता है। तो अब देखिए यही पेनिसिलियम है। इसी पेनिसिलियम के पास एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है, जो रसायन जीवाणु को, किसको? जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। किसको तोड़ता है? जीवाणु के कोशिका भित्ति को क्या करता है? तोड़ देता है। तो जीवाणु जिएगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो इसके पास एक रसायन है, जो रसायन जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़ दिया, जीवाणु को मार दिया। तो जीवाणु का दुश्मन हुआ कि दोस्त हुआ? दुश्मन। तो नाम हो गया एंटी। एंटी मतलब दुश्मन, अब बायोटिक मतलब बैक्टीरिया। तो किसका दुश्मन? बैक्टीरिया के दुश्मन। हम लोग भी जब कभी बीमार पड़ते हैं, बुखार उखार लग जाता, नहीं छूटता है, डॉक्टर कहता है कि एंटीबायोटिक खा ले। मतलब तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तो क्या करेगा? उसको मार देगा। तो तुम फिर क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे। अगर बैक्टीरिया से बुखार नहीं लगा हो तो बुखार ठीक होगा? कोरोना वाला को बुखार लग जाए तो उसको कोई दवा से ठीक नहीं होती थी, ऑटोमेटिक शरीर अंदर से काम करेगा, वायरस को मार कर भगाएगा, तब बुखार ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे हम इसमें। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट, बड़ा काम का चीज है जी। कौन है? ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है ना ईस्ट। यह ईस्ट से फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, यानी किण्वन की क्रिया होती है। और किण्वन के द्वारा रोटी, कौन रोटी रे? पाव रोटी, अपना घर रोटी ना। जो रोटी का आटा फूला फूला दिखाई देता है वह ईस्ट के कारण ही, क्योंकि आटा को गूंथ दिया जाता है, उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है, फर्मेंटेशन करेगा तो उससे CO2 को बाहर निकाल दिया। और जहाँ जहाँ CO2 है बाहर निकल जाएगा तो जगह खाली हो गया। जगह खाली हो गया तो आटा कैसा हो गया? स्पंजी हो गया ना। तो पाव रोटी बनाने में हो गया। अब बियर बनाने में क्या उपयोग करेगा? तो ईस्ट जो है, कोई भी ग्लूकोज है उसको एथानिल अल्कोहल में बदल देगा। किससे बदल देगा? एथानॉल अल्कोहल में। अच्छा, ताड़ी सबको देखो ना, यहाँ पर ताड़ी भी एक प्रकार का बियर है ना, ताड़ी पीने वाला ना है। कोई को कहो तब पियक कर सके कि अखनिया कोई खजूर पर से उतारा है, चाहे तार पर से उतारा है, पीजिए तो पिएगा? ना मजा ना है, बसिया कहला तो रख देगा नादी में ना, चाहे कहीं पे रख देगा। तो ईस्ट जो है आ जाएगा उसमें। ईस्ट उसको फर्मेंटेशन कर दिया, अब फर्मेंटेशन करके किसने बदल दिया? अल्कोहल में। ग्लूकोज को किसने बदल दिया? अल्कोहल में। और जब अल्कोहल पिया तो देहा तो कर नशा जैसा हुआ ना, यानी उसके अंदर थोड़ा सा नशा किया, तब उसका मजा आएगा। तो इसीलिए ताड़ी को क्या करता है? सब बसिया पीता है। तो कौन नशा बनाता है? ईस्ट। यह नशीला न बनाता है। तो रोटी और बियर, बियर का बहुत बड़ा उद्योग है लेकिन बिहार में बंद है।
नीतीश जी बंद करवाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं जी, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो हर चौक चौराहा पर साँझ खनी कदम पी ले या टुन भेल बउआते रहता था, बहुत पी का अभी है तो डर है, उठा के जेल में डाल देगा, पीटेगा से ऊपर से, एक बोतल के चक्कर में 5,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पीने से नशा के चक्कर में कितनी घर बर्बाद हुआ है, देख सकते हो। अच्छे अच्छे लोग उससे बर्बाद हो गए नशा के घर में, अच्छा कमाता खाता घर बर्बाद हो चुका है। जो पियक्कर है अपने बच्चों के लिए 50 रुपए का किताब नहीं लाएगा, लेकिन 500 रुपए का दारू का जुगाड़ में बुआइत रहेगा ना, बुआइत रहेगा, वो भी विवश है। अच्छा, उसकी वो चाहता है कि हम छोड़ दे, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता है, बेचारा चाहता है कि हम छोड़ दे, लेकिन उसका शरीर काम ही नहीं करता है। बिना जो नशा का आदी हो चुका है उस बेचारे का शरीर काम ही नहीं करता है। जब पी लेगा उसको तो थोड़ा देर का राहत मिलेगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा तो कहता है कान धैलाए के बाद नहीं पीना है। शाम होगा तो फिर खोजने चलेगा, क्योंकि शाम होते होते वह बेचैन हो जाता है। इसी को एडिक्शन बोलते हैं, इसी को नशा बोलते हैं। उसका शरीर उसके बिना जो है से मतलब अच्छा महसूस ही नहीं कर पा रहा है। इसके लिए एडिक्शन सेंटर में जाकर धीरे धीरे इलाज करवाया जाएगा। अब मजबूत इच्छा शक्ति होगा तब वह उस चीज़ को छोड़ सकता है। नीतीश जी बहुत जोर लगाए थे, लेकिन नीतीश जी जोर लगाने से अकेले क्या होगा, उनका दरोगे या इंस्पेक्टर से बेच रहा है ना। एक एक ट्रक पकड़ाता है, 20 लाख के ट्रक पकड़ाया, अब 20 लाख के पकड़ाया तो ओका पकड़ा तो ठीक है, तो हम छोड़ देंगे। आजकल की पुलिस क्या करती है, सुबह पर हम लोग सूत को उठते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं ना भगवान की भीड़ में। ये पुलिस जो है अगरबत्ती जलाने जाएगी तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करेगा, भगवान समाएगा, हे भगवान कोई दारू वाला पकड़ा जाए हमरा। अपराधी को नहीं पकड़ने जाएगा, कोई दारू वाला वेंडर पकड़ा जाए। पैसा कमाएंगे तो अलग, पिएंगे मुफ्त में तो अलग, और जो आ जाएगा उसमें से बेच कर कमा लेंगे वो भी। जीरो इनपुट में सरकार से वेतन मिल रहा है वो अलग। अब भोरे पर उठा पुलिस एकदम सुकार में रहेगा, किन्ने कटने उठने वाला है, कहीं कि गोली मारने वाला है, बैंक लूटने वाला है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है बैंक लूटा जाए, पब्लिक की हत्या हो जाए, कोई मतलब नहीं है। कान खड़ा कर रहेगा सब जगह वेंडर के रेट, कहूँ कट्टे वाला है तो बताना तो हम देंगे 5,000 रुपया। हर गांव में उसका गुप्तचर है पुलिस का, हर गांव में है। चोरे चुहार से भिड़ा ले कहीं कौन कौन अथी से वेंडर सब गौरी आया कहना तो मत खाली मैसेज करना, तू 5,000 तोड़ा दे देंगे। अब मान लिया जाए कोई गाड़ी ले आया, तुरंत फोन कर दिया सर तो बोले है, और उधर से पुलिसों के सुरखुरू बन गया, बोले है तुरंत फोन कर दिया। अब वो तुरंत क्या करेगा, अपना दल बल के साथ पहुंच जाएगा और 2-4 के ध ही लेगा उनमें से, और गाड़ी को भी ले जाएगा, और रास्ता में रुक कर ब्लैक मार्केटिंग करेगा। कितना 10 लाख तो 15 लाख तो 20 लाख, बाहर से बाहर मामला फरिया गया तो फरिया गया, और नहीं तो ले जाएगा थाना पर, और थाना पर ले जाएगा तो अपराधी कोई और है। कितना तो हम अगर मान लीजिए कि हम अगर उसमें के अपराधी है, हम दारू का धंधा करते हैं, तो हम बोलेंगे हमार नाम ना आए तो हम 10 लाख देंगे, हमारा बदला में दूसरे का रख दीजिए। और बता भी देगा वो कि फलना में तो हमने ऐसे किन कर ले गया, घरों का दारू होगा, दोस्तों पुलिस उसके घर पर जाएगा, उसको उठा लाएगा और उसका नाम पर साबित कर देगा जी ट्रक ओकरे पकड़ाया है। तो एक को छोड़ने का पैसा ले लिया, एक को धोकर मासूम आदमी को, कम बेचने वाला को, गरीब आदमी को जेल भेज दिया, और जो ट्रक खड़ा करवा लिया वहाँ पर उसमें से माल रहेगा कितनों, सो करेगा कितनों, और उसको नष्ट करना है, फोड़ना है। फोड़ता कौन है, वही चोर सके हाथ में बेचवा भी देता है, पी भी लेता है। तो इस पर अरे फोड़ता बहुत कम है, वो में से सब बिक जाता है। सो रे बउआ वो सो करता है, रे वो सो करता है, सो सुन रे, वो मीडिया के बुला कर तो दिखावे के 10 गो बोतल के फोड़ दिया, 10 गो बोतल को फोड़ दिया, लेकिन लाखों बोतल को फिर से वो थाना में से बेच दिया। तो उसका एक बहुत बड़ा एक एक दरोगा है, उसका अगर मोटा मोटी मानिए कि अगर उसका आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच किया जाए तो वो 2 साल में इतना पैसा कमा लिया है जितना डीएम नहीं कमाएगा जीवन में कभी। हैं अभी दरोगा से जितना ही पुलिस, नीतीश जी का कोई कमी नहीं है, बर्बाद कर रहा है कौन उनका,
यह सब प्रशासन पदाधिकारी सब। लेकिन बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इस पर थोड़ा और मजबूती से पहल होना चाहिए। जिस दिन पुलिस चाह जाएगा एगो दारू के बोतल नहीं जाएगा, लेकिन कमाई दिख रहा है ना। चलिए अब किसका उपयोग कर रहा है जी? ईस्ट का प्रयोग किसमें? रोटी और बियर बनाने में कर रहा है। आगे देखिए इसके ईस्ट में अन्न फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारक होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। अब यहाँ से इसको याद रखने का चीज है कि गेहूं में कीट रोग, गेहूं में कौन रोग? कीट रोग। कौन से कवक के कारण होगा? पक्सिनिया एक कवक है जो किस पौधे में रोग फैलाएगा? कौन सा रोग फैलाएगा? कीट रोग को फैलाएगा। पक्सिनिया कौन चीज फैलाएगा? कीट रोग को फैलाएगा। अब देखिए इसका हम बॉडी का संरचना पढ़ेंगे। फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। आपसे पूछ देगा, अभी तक पढ़े थे कि जितना एक कोशिक जीव था उसको प्रोटिस्टा में डाल दिए थे, लेकिन फंजाई के अंदर एगो अपवाद में कौन है? ईस्ट है। अंग्रेजी में इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो पूछेगा फंजाई का एक्सेप्शंस कौन है? ईस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अब तन इसका बॉडी कैसा बना होता है? तंतुमय होगा। तो ये लंबी पतली धागे की तरह संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। देख यहाँ बॉडी देख रहे हो ना, ये क्या है? तंतुमय रचना है, लंबा है, पतला धागे की तरह है। तो लंबा पतले तंतुमय धागे की तरह की रचना को क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे। तो कवक तंतु के जाल को, यानी कवक तंतु को अंग्रेजी में क्या बोले? हाइफी। तो हाइफी के जाल को कवक जाल अंग्रेजी में माइसिलियम कहते हैं। अब देखिए ये जितना है सब कवक तंतु है, हाइफी है। आई हाइफी एक दूसरे को जाल की तरह छा गया, तो इस पूरे रचना को क्या बोलेंगे? इस पूरे रचना को हम माइसिलियम बोलेंगे। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं। अब देखो कुछ कवक तंतु कैसा होगा? लगातार नलिकाकार, इसमें छेद होगा, जिसमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में भरा होता है। अब इसमें देखेंगे तो बहुत सारे केंद्रक एक साथ है। इसमें देखिए यहाँ से वहाँ तक साइटोप्लाज्म है, ये सब क्या है? केंद्रक है। ये भी क्या है? ये सब क्या हो गया? केंद्रक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु यानी सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। सिनोसाइटिक हाइफी किसको कहेंगे समझ लीजिए। अब इसमें एक नलिकाकार है, पूरा नली यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना। इस नली में जो पीला वाला भाग देख रहे हैं वह साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में एक के साथ छितराया हुआ बहुत सारा केंद्रक है। यानी केंद्रक में कहीं कोई वाल, कोई पार्टीशन है, कोई पार्टीशन, कोई डिवाइडेड है, कहीं पे नजदीक भी है, कहीं पे दूर भी है, कोई डिसिप्लिन मैनर नहीं है। तो इस प्रकार के कवक तंतु यानी इस प्रकार के जो हाइफी होंगे उसको बोलेंगे सिनोसाइटिक। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे कंपार्टमेंट बटल है, पार्टीशन बटल है ना, एक पार्टीशन में एक केंद्रक, एक पार्टीशन में एक केंद्रक। तो इस प्रकार के हाइफी को सेप्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हाइफी कितने प्रकार के हो गए? सेप्टेट और एसेप्टेट, या बोलेंगे हम सिनोसाइटिक हाइफा। तो एसेप्टेट में कैसा हाइफी होगा? एसेप्टेट हाइफी को हम सिनोसाइटिक बोलेंगे। इसको दो शब्द बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, सीनो भी बोल सकते हैं, कोइनोसाइटिक। तुमको जो बोलने में आ जाए, सिनोसाइटिक बोलो या कोइनोसाइटिक बोलो, ठीक। तो हाइफी कितने प्रकार का हो गया? एक सेप्टेट, दूसरा कोइनोसाइटिक। समझ में आ गया? कोइनोसाइटिक में साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं और बहुत सारे केंद्रक एक साथ सजे हुए हैं, और सेप्टेट में साइटोप्लाज्म में अलग अलग खंड में अलग अलग केंद्रक है। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए यानी सेप्टेड या क्रॉस बाल्स
होते हैं। देखिए इसमें क्रॉस वाल है ना। अच्छा, इस ई माइसिलियम की इस हाइफी को क्या बोलेंगे? सेप्टेड की कोइनोसाइटिक, सेप्टेड बोलेंगे। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होगी? तो इसकी बाहर वाला कोशिका भित्ति यही ना है, यह किसका बना होगा? काइटिन या पॉलीसेकेराइड का बना होगा। अधिकांश फंजाई कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये मृत बस्ट्रेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृत जीवी या सैप्रोफाइटस कहते हैं। ये अपना भोजन कैसे करेगा? तो मृत बस्ट्रेटस जो मृत जीव है उससे घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इसको हम मृत जीवी, मृत जीवी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटस बोलेंगे। अब आगे देखिएगा, जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं, और जो मृत पर रहती है उसको मृत जीवी। अंग्रेजी में जो डेड मैटर पर रहेगा उसको सैप्रोफाइट्स, जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स में रहेंगे उसको पारासिटिक, क्या बोलेंगे? पारासिटिक्स बोलेंगे। क्लियर? तो दो चीज देख लिए। अगला हम लोग देखिए, इसको देखिए। अब बताओ ये पारासिटिक है कि सैप्रोफाइटिक है? ये मछली की बीमारी फैला दिया, आँख लाल हो गया बेचारा के, हो ना गया। यहाँ पे देखिए, ये गेहूं के पौधे में बीमारी फैलाया है, तो ये कौन सा है? क्या नाम बोलेंगे इसको? कौन सा कवक? कौन सा? अभी इससे पहले पढ़ा है नाम। गेहूं के पौधे में बीमारी फैलाने वाले को क्या कहते हैं? पक्सिनिया, क्या बोलेंगे? तो गेहूं के पौधे में फैलाने वाला कौन हो गया? पक्सिनिया हो गया। हो गया ना? क्योंकि देख के मुंह में पानी ना आ रहा है, रे ये मछली मत खाना, बीमार पड़ जाओगे। हैं? सावन है अरे खाए वाला के लिए सावन कथी है, भादो कथी है, डेली खा जाता है ना, खाता है। उसके लिए सावन और भादो से कोई मतलब नहीं है। आगे चलो। अब देखिए इसका जीवन सहजीवी यानी सिम्बायोन्ट्स है। तो शैवाल के साथ क्या बनाएगा? शैवाल के साथ लाइकेन बनाते हैं, और उच्च वर्गीय पौधे के कवक मूल यानी माइकोराइजा बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसा ना है खाली नुकसाने पहुंचाता है जी, मरले चीज को खाता है। यह कुछ पौधे के साथ दोस्ती भी बड़ा बढ़िया से निभाता है। दोस्ती निभाने में दोनों को फायदा। तो यह शैवाल के साथ मिल जाएगा तो कहलाएगा लाइकेन, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। उसी प्रकार उच्च वर्गीय पौधे यानी बड़े पौधे के जड़ में, ये बड़े पौधे के जड़ है, ये में बैठ जाएगा कवक, तो गांठ बना दिया। क्या बना दिया? इसी गांठ को बोल दिया हम माइकोराइजा। क्या बोले? इसको हम बोलेंगे माइकोराइजा। यह माइकोराइजा पौधा को लाभ पहुंचाएगा, अब बदले में इसको रहने के लिए जगह मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जीवन को हम क्या बोलेंगे? सहजीवी सिम्बायोन्ट्स बोलेंगे। ठीक। तो कितना प्रकार का जीवन जिया कवक? 3, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। सबसे अधिक कौन? सबसे अधिक मृतजीवी, उससे कम और सबसे कम सहजीवी। तो अधिकांशतः अब पूछा जाएगा अधिकांशतः कवक कैसे होते हैं? मृतजीवी होंगे। क्लियर? देखिए ये लाइकेन्स है, पेड़ पर देखिएगा भूरा भूरा आकृति, कहीं पेड़ पर देखिए जहाँ इसका सबसे अच्छा है कि प्रदूषण वाला जगह पर यह नहीं पनपेगा। जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ यह, तो पेड़ पर कभी देखिएगा ऐसा आकृति ना, तो उसको बोलेंगे कौन चीज़? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। पेड़ के छाल पर कभी कभी दिखाई देगा आपको। ये देखिए पेड़ के जड़ में देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। तो बड़े पेड़ के जड़ में भी है। अब इसका हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन मतलब
एगो नया बच्चा छठी में जन्म लिया, हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है इसका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स पाए जाएंगे। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव को हिंदी में बोलेंगे कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। यानी बॉडी से बॉडी का निर्माण हो जाना कायिक कहलाएगा। उस बॉडी के अंदर बीजाणु के रूप में निर्माण हो जाना, वो बॉडी एक विशेष प्रकार का रचना करेगा जो बाहर निकल के, शरीर से बाहर निकल के अपने जैसे एक नया जीव का निर्माण कर लेगा, अलैंगिक। और 2 अलग अलग मिलकर उनके लैंगिक अंग भाग लेंगे और उससे एक नए जीव का निर्माण होगा, उसको बोलेंगे सेक्सुअल। हो गया तीनों। तो अब देखिए वेजिटेटिव को समझेंगे। ये बॉडी है, ईस्ट को देखिए ना, ये ईस्ट है। ईस्ट के शरीर में से एगो लोला निकलता है, निकल गया। आई लोला बढ़ते बढ़ते यहाँ से टूट जाएगा, एगो नया ईस्ट के बच्चा बना लेगा। इस विधि को बोलेंगे बर्डिंग। क्या बोलेंगे, बर्डिंग। यानी लोला निकला, लोला बढ़ के एक नया बना लिया। ये किसका प्रकार हो जाएगा, यानी बॉडी से बॉडी बनना। वेजिटेटिव को बोलेंगे कायिक, काया से काया का निर्माण हो जाना, शरीर से शरीर का निर्माण हो जाना, वेजिटेटिव हो गया। तो वेजिटेटिव 3 प्रकार के, एक प्रकार हो गया फ्रेगमेंटेशन, एक प्रकार हो गया फ्यूजन और एक प्रकार हो जाएगा बर्डिंग। इसको समझेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है, कोई कवक है, अपने शरीर को बड़ा करते करते अब इससे बड़ा इसका शरीर नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए कि इससे बड़ा इसका शरीर नहीं बढ़ सकता है, तो इसका हो गया हाइफी। ये जितना 4 गो टुकड़ा में हाइफी है ना, 4 गो सेप्टेट है ना, ये अपने शरीर को 4 भाग में तोड़ लिया। 4 भाग में क्या कर दिया, तोड़ लिया। और जितना टुटलावा भाग है फिर वृद्धि करके नया शरीर का निर्माण कर लेगा। यह क्रिया कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। अब फ्यूजन, ये तो टूट गया शरीर, बन गया। फ्यूजन समझेंगे। इस शरीर है ना, इसका मतलब होता है विखंडन। अब इसके शरीर को हम जाकर काट दे, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में कट गया। और जितना बॉडी के पार्ट्स लॉस हुआ, जो टुकड़ा बाहर निकला, वो फिर से उतना पार्ट्स का निर्माण कर लेगा। ये क्या कहलाया, फ्यूजन कहलाया, विखंडन। यानी बिखर गया। अब फ्रेगमेंटेशन यानी खंडीकरण, खुद से खंडित कर लिया, उसमें खुद से खंडित होगा। अब फ्यूजन में किसी कारण से खंड अगर हो गया तो टूटा हुआ पार्ट्स, नए पार्ट्स का निर्माण। तो गर्दन काट के यहाँ से फेंक दे, तो धड़ में से गर्दन निकाल जाए, जहाँ सर है वहाँ से धड़ का निर्माण हो जाए, तब वही कहलाएगा फ्यूजन। क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। आया बात समझ में। अब एक एक चीज को देखेंगे हम। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल देखेंगे किसके द्वारा हो रहा है, स्पोर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बीजाणु के द्वारा हो रहा है। बीजाणु का प्रकार होता है कोनिडिया। किसके द्वारा, एक बीजाणु है कोनिडिया या स्पोरोंगियो स्पोर या जू स्पोर। ये देख रहे हैं हम, हाइफी बना, माइसिलियम बनाया। अब बाहर की ओर जो रचना बना इसी को बोलेंगे हम कोनिडिया। क्या बोलेंगे, कोनिडिया के अंदर क्या बनेगा, स्पोर। ये बाहर से टूटता जाएगा, टूटा हुआ भाग फिर से जर्मिनेशन करके नया बॉडी का निर्माण करता चला जाएगा। तो ये विधि क्या कहलाया, एसेक्सुअल। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहलाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऊ स्पोर के द्वारा, एस्को स्पोर के द्वारा या बेसिडियो स्पोर के द्वारा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्पोर भाग लिए, कौन कौन बोलो सब, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर या बेसिडियो स्पोर। तो दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ऊ स्पोर, एस्को स्पोर या बेसिडियो स्पोर एक विशेष प्रकार का रचना का निर्माण करेंगे, जिस रचना को बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलेंगे, देखिए यह था ऊ स्पोर या एस्को स्पोर या बेसिडियो स्पोर। यह जो रचना तैयार किया क्या कहलाया, ये जो रचना क्या कहलाया, फ्रूटिंग
बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज से क्या निकला? स्पोर क्या किया? जर्मिनेट। जर्मिनेट कर क्या बनाया? माइसिलिया। माइसिलिया फिर क्या बनाया? प्रीमोर्डिया। और प्रीमोर्डिया से फिर क्या बना? फ्रूटिंग बॉडीज बना। इसका और विश्लेषण होगा। अब विश्लेषण इसको देखिएगा कि सेक्सुअल, अभी तो सेक्सुअल ना पढ़े हैं, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप। लैंगिक जनन जो है 3 स्टेप में पूर्ण होते हैं। किताब में भी मिला होगा, हिंदी वाला हिंदी में, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में। हम बोलते जा रहे हैं लिखल कि ना लिखल है ना? मिला कि नहीं मिला? तो सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। तो सेक्सुअल जो है वह 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण होता है प्लाज्मोगेमी, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, यानी 2 मोटाइल यानी चलने वाला और नॉन मोटाइल में बिना चलने वाला। तो 2 को गैमीट बनेगा। वह गैमीट चलने वाला भी हो सकता है और बिना। हिंदी में देखिए, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मोगेमी की क्रिया है। ये हाइफी है ना, हाइफी से क्या बना? स्पोर। ये क्या बनाएगा? गैमीट्स। क्या बनाएगा? तो 2 गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे आपस में जुड़ा तो क्या कहलाया? अब मान लिया कि एक गैमीट ई है, ठीक, और एक गैमीट ई है। ये दोनों एक दूसरे के पास आया। जब पास आएगा तो देखेंगे ऐसे मिल गया, इसका केंद्रक यहाँ है, इसका केंद्रक है, लेकिन इसका प्रोटोप्लाज्म कुछ इसमें चल गया, इसका कुछ इसमें आ गया। दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया, इसी क्रिया को बोल दिया प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या है? न्यूक्लियाई है, केंद्रक है। ये दोनों केंद्रक जब अभी दोनों मिलकर एक हो जाएगा। अब इस अवस्था में क्या हो गया? ये दोनों मिलकर एक कोशिका बन गया और दोनों केंद्रक क्या है? अलग अलग है अभी। अब दोनों केंद्रक जब एक साथ मिलेगा, सटेगा, एक होगा, इसी क्रिया को बोलेंगे कैरियो। तो 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन या कैरियोगेमी कहते हैं। तीसरा है मियोसिस। तो ओकर्स इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब यह जो बना, हम लोग पढ़े थे कि कवक का शरीर n होता है, अगुणित होता है, लेकिन 2 अगुणित स्पोर गैमीट बनाया और अगुणित गैमीट जब आपस में जुड़ा तो द्विगुणित बन गया। तो इसके अंदर जो बना, ये जो बना, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। देखिए, प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी के बाद जो रचना बना, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो ये जाइगोट किससे बना? n+n, 2n से बना। ये द्विगुणित कोशिका है। अब द्विगुणित को फिर स्पोर कैसा बनाना पड़ेगा? अगुणित, क्योंकि शरीर कैसा होता है इसका? अगुणित होता है। अब अगुणित बनाने के लिए मालूम है कोशिका विभाजन करेगा मियोसिस। जब यह मियोसिस किया तो एक कोशिका से कितना बनेगा? 4। 4 कैसा बनेगा? n। तो ये 4 क्या बना? स्पोर। क्या बना? स्पोर। अब यह स्पोर देखिए 4 को बन गया। कैरियोगेमी के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बना? फिर स्पोर वृद्धि करके क्या बनाया? हाइफी। हाइफी फिर क्या बनाया? स्पोर। कौन सा स्पोर? लैंगिक स्पोर बनाया। इसको कौन कौन स्पोर? या तो ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर या एस्को स्पोर बनाएगा। वह स्पोर में गैमीट बना। फिर गैमीट, 2 गैमीट प्लस और माइनस गैमीट दिले है ना, नर और मादा। 2 भिन्न भिन्न प्रकार के गैमीट आपस में मिले। पहला काम होगा प्लाज्मो, दूसरा काम हो जाएगा तीसरा अवस्था मियोसिस। कौन सी अवस्था? तो कैरियोगेमी के बाद जो बना वह बना जाइगोट में क्या बना? मियोसिस। फिर क्या बनाएगा? यही इसका अवस्था चलता रहता है। तो लैंगिक जनन की कितनी अवस्था इसमें? 3 अवस्था देख लिए। फिर से देखिए, सबसे पहले 2 लैंगिक स्पोर का गैमीट आपस में मिला। तो कौन चीज मिला पहले? उसका प्रोटोप्लाज्म मिला। प्रोटोप्लाज्म को मिलने को प्लाज्मोगेमी। फिर उसका दोनों
केंद्रक मिले, दोनों केंद्रक को मिलने को कैरियोगेमी जब हो गया तो कौन चीज बना, जाइगोट कैसा बना, 2n, जाइगोट कैसा बना। अब 2n जाइगोट में कौन सा क्रिया हुआ, मियोसिस से डिप्लॉइड से क्या बना, हैप्लॉइड बना। हैप्लॉइड क्या बना, स्पोर फिर वृद्धि करेगा, क्या बनाएगा, फिर हाइफी क्या बनाया, सेक्सुअल स्पोर बनाया, फिर सेक्सुअल स्पोर गैमीट बनाया, फिर गैमीट प्लाज्मोगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी से कैरियोगोमी से फिर जाइगोट फिर करेगा। यह क्रिया लगातार, समझ गया, लैंगिक जनन है, क्लियर। देखते देखते कवक भी खत्म है तुम्हारा, है ना। अब वो तो गैमीट बना। लैंगिक जनन के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। खाली जाइगोट नहीं हो सकता है, दो कवक भी दो कवक का तंतु यानी फिलामेंट भी आपस में जुड़ जाएगा। तो कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। अब देखेंगे, और कुछ अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटिस एवं बेसिडियोमाइसिटिस में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म यानी डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेस कहते हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी डाइकैरियोफेस कहा जाता है। अब इसको समझिए, बड़ा भी है, इससे जो है से 5-6 बार नीट में क्वेश्चन पूछ ले है इस कंसेप्ट से। इसको समझेंगे क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के ट्यूब एक दूसरे के पास आए, समझो, एक दूसरे के पास आए, और पास जब आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इधर से इधर बढ़ा और यहाँ से देखिए ब्लू वाला इधर बढ़ा ना, तो एक यहाँ पे भी सेप्टेड है, यहाँ पे भी सेप्टेड है, तो इस कुछ ब्लू वाला का प्रोटोप्लाज्म और कुछ ऑरेंज वाला का प्रोटोप्लाज्म दोनों आपस में फेटफाट हो गया, तो इस क्रिया को क्या बोले, प्लाज्मोगेमी। क्या बोले, प्लाज्मोगेमी। तो लैंगिक जनन के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित दोनों। ईवी कवक तंतु कैसा था, N, ईवी कैसा था, दोनों आपस में दो तंतु आपस में जुड़ गया। अब देखिए, कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। तो कुछ फंजाई में क्या हुआ, दोनों मिला, तो दोनों के अंदर ये पीला वाला केंद्रक है, केंद्रक इसका, एक केंद्रक है इसका, क्या होगा कि तुरंत एक केंद्रक बन गया ना, तुरंत इसके अंदर दोनों मिलकर एक केंद्रक का निर्माण कर लिया, यानी कि जल्दी ही कैरियोकाइनेसिस हो गया। लेकिन कुछ कोशिका में क्या होता है, अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में एक मध्य द्विकेंद्रक की अवस्था यानी N+N एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। तो दो प्रकार के प्रजाति है, कौन कौन, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। इसमें क्या होगा, ये दोनों मिलकर केंद्रक तो एक बन गया, इसके अंदर कोशिका द्रव तो सबके मिल गए, कोशिका द्रव का तो मुलाकात हो गया। लेकिन समझिए वही घटना कि बराती या सराती आकर मिल गया, लेकिन लड़का को लड़की पसंद है ना लड़की को लड़का पसंद है, और जयमाला स्टेज पर नौटंकी हो रहा है। एमडी एगो शादी में ऐसी हुआ था, एगो लड़की थी ना, शुरू से खूब कहती थी, जब किसी का उसके सहेली की शादी होती तो कहती कि हमारा मम्मी या पापा ऐसा दूल्हा खोज कर अपने जयमाला पर से मार लात से भगा देवे। संजोग से लड़का भी आया, लड़की भी गई जयमाला स्टेज पर, लेकिन वो लड़का जितना लड़का के वो हंसती थी वो से बदतर वो लड़का था। वो जो लड़की कभी कह रही थी कि मार लात से भगा देवे, अब वो जाकर मौला धै ले, ऐसे देखती थी दो गाँव वाला सके। समझो, यानी लड़की को लड़का पसंद नहीं है। अब लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो क्या होगा,
ये लड़की मौला ले ले मुँह फुलेले है ना। आ लड़का इन्हें कारी इंतजार कर रहा है कथी के, ये टुक्कल टाक्कल लड़का है ना। आ सुंदर लड़की है। अब लड़का पहले माला पहनाएगा कि लड़की जी? वरमाला में पहले लड़की पहनाती है ना। कभी कभी गांव की अगर उसकी सहेली सब तेज है तो उल्टे करवा देता है, पहले लड़की से पहनवा लेता है। और लड़का अगर गोबर होता है तो बुझता नहीं है, तो माला पर जाते पहले लड़की को पहना देता है। लेकिन वह जयमाला बना था कहाँ से? भगवान राम की शादी हुई थी वहाँ से। यानी नारियों को वह स्वतंत्रता दी गई थी कि अपने पसंद से आप वर को खोज कर उसके गले में वरमाला डालिएगा तभी आपकी शादी होगी। तो यह नारी की स्वतंत्रता उस युग से है। लेकिन इस युग में जयमाला हो जाता है, लड़की के पसंद न है तो बाप भाई कहता है जबरदस्ती पहनो, कैसे बियाह कर ऐसे नहीं कहता है जी। तो वरमाला हुआ, जयमाला से कोई मतलब हुआ जी? वरमाला का मतलब कहती अपना पसंद से शादी करेगी, अपना लड़का पसंद है तब डालेगी, न तो रिजेक्ट कर दो, ले जाओ बारात वापस की हम नहीं करेंगे शादी। लेकिन हुआ क्या कहेगा, ना इज्जत के सवाल है, बेटी कर लो। अब बेटी भी ना नुकर करते करते क्या करेगी, कर लेगी। तो कुछ देर के लिए नौटंकी हो रहा है, नौटंकी हो गया कुछ देर के लिए ना जयमाला के स्टेज पर। न लड़का लड़की को पहना रहा है, न लड़की लड़का को पहना रहा है। अब लड़का टुकुर टुकुर ताक रहा है कि या अल्लाह अब हमरे का होई हो यही ना कहेगा कि या अल्लाह अब हमरे का होई हो। अगर बराती घूमी हो तो लगे जीवन में कहियो हमरे पर बियाह न हुई हो, ये ना कहेगा जी। किसी का बारात अगर घूम जाए तो लड़का पर 10 को सवाल उठ जाता है, लड़की की शादी हो जाती है। तो अब इस स्टेज में नौटंकी हो रहा है, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे कवक में? दुई केंद्र की N+ जयमाला स्टेज पर गेल है, बराती सराती मिठाई खा लिया, डांस कर लिया, नागिन डांस हो गया। लेकिन लड़का लड़की अगर माला कहीं कहीं तो होता है कि नहीं पसंद होता तो सरतिया सा जितना खियाल रहता है सब उसी लेता है ना। पहले तो पकड़ कर गांव के जितना जो लुहेड़ सब होगा पहले तो बढ़िया से मरम्मत कर देगा। आज से 5-6 साल पहले चेहरा कला में एगो बराती आयल था, हम सवेरे पर कोचिंग आ रहे थे और उनने से देखे हकासल पियासल, अंधेरे में तो ठंड का मौसम था, अक्टूबर नवंबर की शादी थी। उनने से देखे 10-12 गो आदमी हकासल पियासल दोनों भागल जा रहा है। हमू गरीब मोटरसाइकिलों का हमू भागल जा रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर हमको देखे भाई हम कला भागल जा रहे हैं हमको समझ में आया कि आखिर ये तो भागा जा रहा है तो कारण है, हम क्यों भागल जा रहा है। तो कुछ देर रुक हम पूछे कि भाई जी कथी है उनने से, तो मत नाम लीजिए, बाप रे बाप बराती में गेल थे, रात में बड़ा मार हुआ, हमारा सबके घर में बंद कर ले था, कैसे कैसे का भोर में जगह मिला है तो चौड़े चौड़े हम भागल आ रहे हैं। इसलिए हमर कहाँ घर हो भाई, तो बड्डीहा। शादी कहाँ गेल हुआ, तो चेहरा कला, तो चेहरा कला से बड्डीहा के शॉर्ट कट चौड़े चौड़े रास्ता है, ऐसे निकल के दौड़ के भागल जा रहा था। हमको उस दिन भी अब समझ में आया कि भाई ये तो मार के डर से भागल जा रहा था, हम मोटरसाइकिल रोक कर कुछ देर हमू पीछे हो गए। अचानक सोचने का मौका मिला नहीं, होता क्या कि डर लग गया कि हो सकता है उनमें से कुछ आ रहा होगा या डकैत उकैत होगा, गोली फायर उड़ करते आ रहा होगा, गोली न मार दे। हमको मन में यही हुआ कि हमू भागल जा रहे हैं। लेकिन अब चल ले तो यह मजे से समझ में आ गया होगा 2n अवस्था ना, N+N डाइकैरियोन अवस्था, इसको क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन। कुछ देर तक रह जाता है किसमें? एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में कुछ देर तक नौटंकी हुआ। उस नौटंकी की अवस्था को क्या बोलेंगे? द्विकेंद्रकी अवस्था। यानी एक कोशिका बन गया, एक कोशिका बन गया, लेकिन इसमें कुछ देर के लिए केंद्रक क्या गो हो गया? 2 गो हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्रक युग्म डाइकैरियोन स्टेज या डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो इस अवस्था को फंगस का द्विकेंद्रक परावस्था यानी डाइकैरियोफेज कहते हैं। अब जब एक केंद्रक में एक कोशिका में 2 केंद्रक अलग अलग बनल ठहरल है तो केंद्रक की कौन सी अवस्था कहलाएगी? डाइकैरियोफेज कहलाएगी। आया बात समझ में? खूब मजा लिया होगा कि? अब समझो, बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। वही बात देखो, पैतृक मतलब कथी? माता पिता का दबाव से
दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, उन्हें लड़की बुला के सब कहा जबरदस्ती ठेल करे, कर मारा डाल। न हुआ 2-4 गो सहेली उहेली है, बुआ हुआ सहे, लड़की की जबरदस्ती हाथ धो कर चुम्हा कर डलवा दिया। और लड़का तो इंतजारे में था कि हमरा पहले डलाए कि हम तो फटाक से डाल लेंगे। लंगूर को क्या मिल रहा है जी, अंगूर मिल रहा है। वो तो काय जन्म में खिर के मान पूज ले रहा होगा। आ लड़की कितना भोला हुआ के गड़ियाले रही होगी, है ना। देखो रे, हंसना ना चाहिए रे, हम हंसेंगे तो चलेगा, हमारा तो हो चुका, जो मिलना था से मिल गया। तू सब कोई के हंसी आए उसी आई ना तो ऊपर में भगवान तराजू ले बैठल है। जितना हंसोगे ना, आइयो क्लास में थोड़ा सा के बोल रहे हैं, मान जाए कोई लड़का लड़की का ऐसा घटना घट जाए, कोई लंगूर के अंगूर मिल जाए, कोई अंगूर के लंगूर मिल जाए, तो वो बाद में हमारा फोन करेगा, सर जी आपको मुबारक हो, कहेगा हमरा जी नहीं ना कहेगा। ये तुम्हारा अपना गारंटी है, अपना माँ बाप से समझना है। लेकिन हमरा ना कहने आना कि सर जी आप ही कहे थे था, हमरा पढ़ा है। अब आगे देख रहे, आगे समझो, देख रे सब्जेक्ट है तब आ रहा है ना, तो मजा न तरह से कोई समझ भी नहीं आता जिंदगी में, समझ गए। किसके दबाव से रे, पैतृक के दबाव से। किसका संलयन हुआ, अब दोनों ने जमाला किया, किसके दबाव से किया जी, यानी बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, और तब कोशिका द्विगुणित हो जाती है। अब लड़का लड़कियां क्या हो गया जी, शादी हो गया, यानी दोनों मिलकर जुड़बंधन हो गया, एक हो गया। अब समझो, फंजाई फलन काय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब ये कौन चीज बन गया, फंजाई बना। अब फंजाई क्या करेगा, कौन सा विभाजन, न्यूनीकरण को अंग्रेजी में कथी बोलेंगे, मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस करेंगे। इसके कारण क्या होगा जी, अगुणित बीजाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगुणित बीजाणु बन गया, यानी अंडा बन गया। आई अंडा फूटेगा, फिर नया कवक बनते चल जाएगा। समझ में आया, कौन सा जनन पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसका हम प्रकार पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, आजा टॉपिक से बाहर आ जाओ, अभी तक उससे मत बउआओ, अब बाहर आ जाओ। जब जहाँ समझने वाली बात थी हम लोग चर्चा किए थे। देखिए, कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। अब कवक को हम बंटवारा करेंगे, जैसे हम अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग के बीच, जंतुओं को बंटवारा करने के लिए आधार 5-6 गो दिए थे। ठीक कवक को भी बांटने का आधार होना चाहिए। तो कवक का बांटने का आधार क्या है, उसके जाल की आकार की। अंग्रेजी में बोलेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। तो मोर्फोलॉजी मतलब क्या, आकार की, बाहर से जो भी बना हुआ है कौन चीज, हमारी जो नक्शा दिखाई दे रहा है क्या है, मोर्फोलॉजी है। तुम्हारा नक्शा दिखाई दे रहा है क्या है, मोर्फोलॉजी है। तो मोर्फोलॉजी किसका, माइसिलियम का। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उस कवक में बीजाणु बनने की विधि। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज, फलनकाय बनने की विधि। और इस 3 चीज के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में विभक्त करते हैं। देखिए आपको विभक्त करेंगे, ट्रिक फिर आएगा आपको, याद है, फाइको, एस्को, बेसी, ड्यूटरो पढ़ाए थे ना। 4 भाग में बांटे किंगडम फंजाई के, कौन कौन, फाइको से फाइकोमाइसिटिस, एस्को से एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो से बेसिडियो, ड्यूटरो से ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब कवक को कितने वर्ग में बांटा गया, देखिए, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटरो। बस ये 4 को याद रखना है। और इसमें जोड़ देना है कौन चीज, अंतिम वाला माइसिटिस। 2-4 बार बोल लीजिए, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटरो। बोलो तो,
फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूट्रो, बोल लोगे, 4-5 बार बोल लोगे। तो अब इससे एक गाने की तरह एक ट्रिक बन जाएगा। अब अंतिम में जोड़ लीजिएगा माइसिटिस, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये जब लिख लीजिएगा तो फाइको से फाइकोमाइसिटिस, एस्को से एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो से और ड्यूटेरो से